So, gentlemen, welcome back for the second session for today, training number 4 for OSHA 30 hours जनरल इंडस्ट्री। हम बात कर रहे हैं बेसिकली हैजर्ड कम्युनिकेशन की, जो कि डिफरेंट केमिकल्स यूज होते हैं हमारी वर्क साइट्स के अंदर। उनके जो डिफरेंट हैजर्ड्स हैं उनको कम्युनिकेट कैसे किया जाता है, उसके लिए ओशा स्टैंडर्ड कौन से हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कौन से हैं, और अपनी बात की ओनली जरा माइक ऑफ कर बेस दें काइंडली आप माइक बंद कर दें। अवैस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो अच्छा, एक पॉइंट जो मुझे लगा कि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा था, दो तीन लोगों को भी, और कन्फ्यूजन थी उसमें, फ्लेमेबिलिटी में और कंबस्टिबिलिटी में। मैं अगेन आपको इसकी थोड़ी सी कंटेक्चुअल बैकग्राउंड के साथ अंडरस्टैंड करवा देता हूँ। बेसिकली देखें, फ्लेमेबल लिक्विड जो है, मेन तो है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है, आग पकड़ना। ठीक है, आम अल्फाज में अगर बात करें किसी चीज़ का आग पकड़ना, इसको फ्लेमेबिलिटी भी कहते हैं, कम्बस्टिबिलिटी भी कहते हैं। लेकिन फ़र्क कहाँ पे पड़ता है? टेम्परेचर पे। ठीक है, अमूमी तौर पे ओशा के जो अभी जो हमने स्टैंडर्ड के अंदर डिस्क्राइब किया है कि ओशा ने फ्लेमेबिलिटी और कंबस्टिबिलिटी की जो करेक्टरिस्टिक्स है इसको यूनाइट कर दिया हुआ है, इसको इकट्ठा कर दिया हुआ है। पहले ये होता था कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस से नीचे जो केमिकल जो होता था या लिक्विड जो होता था, वो अगर आग पकड़ लेता था तो उसको वो फ्लेमेबल कहते थे। और 60 डिग्री से प्लस टेम्परेचर पे अगर कोई, चाहे वो लिक्विड है चाहे वो मिट्टी, मतलब अमूमी तौर पे लिक्विड भी मतलब आग पकड़ते हैं, 60 से प्लस भी जाके सॉलिड्स भी पकड़ते हैं। तो 60 से ऊपर जो भी मतलब केमिकल होता था उसको वो कंबस्टेबल कहते थे। लेकिन फिर बाद में ओशा का जब स्टैंडर्ड सबसाइड हुआ और जीएचएस के अंदर इनकी क्लासिफिकेशन आई, तो उन्होंने ये दोनों कैटेगरीज जो हैं उनको यूनाइट कर दिया, एक ही कैटेगरी बना दी जिसको फ्लेमेबिलिटी कहते हैं, और उसका टेम्परेचर रख दिया 93 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, जो अभी हमने पढ़ा है। ठीक है ना, यानी 93 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो भी केमिकल या कोई सॉलिड कैच फायर करता है, फायर कैच करता है, दैट इज फ्लेमेबल। ठीक है ना, उसकी मतलब है कि फ्लेमेबिलिटी डिटरमिन है कि वो इससे अगर, लेकिन वो ऊपर ऊपर वाले जाके उससे ऊपर टेम्परेचर पे जाके अगर वो मतलब है कि बर्न होता है, आग पकड़ता है, तो उसको फिर मतलब है वो कम्बस्टेबल की कैटेगरी में काउंट करते हैं। लेकिन वो लिक्विड नहीं होता, फिर वो सॉलिड होता है। मतलब सॉलिड जो है वो 93 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाके वो पिघलना शुरू कर देता है कोई भी, जैसे ये जो आपके मतलब है कि ये जो सॉलिड स्टेट्स होती हैं, लाइक एल्युमिनियम है या और इस तरह स्टील है, लाइक दैट। तो इनके भी डिफरेंट टेम्परेचर्स होते हैं जिनके ऊपर ये कंबस्ट हो जाते हैं, और मतलब है कि वो एक सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो ये कन्फ्यूजन अमूमन तमाम ही जगहों पे ये पाई जाती है, कंबस्टेबिलिटी और फ्लेमेबिलिटी के अंदर क्या डिफरेंस है। सो बेसिक डिफरेंस सिर्फ टेम्परेचर का ही होता है। लेकिन चूंकि कंबस्टेबल जो केमिकल्स होते हैं वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके आग पकड़ते हैं, या वो उनके अंदर बस्ट भी होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा नुकसान काज करने की सलाहियत रखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जी? जी मुजम्मिल हुसैन, आप बताइए। जी सर, वो सिर्फ एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन इसके रिलेटेड फ्लेमेबल और कंबस्टिबल में। हम्म, सर, आपने टम्परेचर डिफरेंस बताया कि एक खास टेम्परेचर पर जो आग पकड़े तो वो फ्लेमेबल है 93, उससे ऊपर जाए तो वो कंबस्टिबल है। हम्म, बट सर, जो होता है बस्ट होना, मतलब धमाके से बस्ट होना, मुझे इसमें कंफ्यूजन थी कि मतलब वो अगर कंबस्टिबल भी मतलब एक टेम्परेचर से ऊपर वो जल रहा है, सिर्फ आग पकड़ रहा है, तब तो वो डिफरेंट करना तकरीबन ये दोनों एक ही चीज है। मतलब अब जो भी चीज है वो हमें पता है कि वो एक खास टेम्परेचर पर आग पकड़ेगी। चलिए, हमने वो स्टैंडर्ड बना लिया कि 93 पर वो फ्लेमेबल है, उससे ऊपर कंबस्टिबल है। लेकिन वो जो बस्ट है, धमाके के साथ ब्लास्ट होना है, वो मतलब कौन से, मतलब अगर कंबस्टिबल होंगे तो उसमें क्या फर्क होगा, ये चीज मैं पूछ रहा था।
धमाके से ब्लास्ट होगा तो उसमें मतलब एक जो नॉर्मल आप कह रहे हैं कि केमिकल है, अगर वो फ्लेमेबल है और उसमें और एक जो ब्लास्ट होता है उसमें क्या फर्क होगा? फर्क तो टेम्परेचर का ही है ना। एक देखिए, मतलब देखें, जो हाई टेम्परेचर पे और उस केमिकल की जो इनर करेक्टरिस्टिक्स हैं उसका डिफरेंस होता है। मतलब अगर लाइक मैंने आपको मिसाल दी थी केरोसिन की, पेट्रोल की, डीजल की। अब ये देखें, जब आप इनको इग्नाइट करते हैं किसी चीज से, तो इनमें से कोई भी मतलब है कि ऐसा तो नहीं है कि जो कि मतलब है कि ब्लास्ट कर जाता हो। कोई ब्लास्ट करते हैं इनमें? नहीं करता, अनटिल अनलेस जब तक इसके अंदर कोई जो गैशियस स्टेट होती है, मतलब इनके जो फ्यूम्स होते हैं वो अगर किसी क्लोज्ड कंटेनर के अंदर ना हो, जो कि मतलब एक हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिनको मतलब है प्रेशर से ब्लास्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो मतलब अगर वो ओपन एयर में है, नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर है, ठीक है, और वहाँ पे मतलब ऑक्सीजन है, बाकी जो भी मतलब है कि ओपन एयर है, तो वहाँ पे तो उस टेम्परेचर के ऊपर वो ब्लास्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि नॉर्मल, जो नॉर्मल हमारा इन्वायरमेंट होता है उस पे भी वो ब्लास्ट करते हैं। तो इसमें मतलब है कि आप अपने आप को थोड़ा कंफ्यूज ना करें। आप, मेरा ख्याल है कि अगर ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिटेल से इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो वो फायर सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं नाफपा के, एनएफपीए के, वो नाफपा का स्टैंडर्ड है 30, ठीक है ना, जिसमें इस फ्लेमेबिलिटी को, कंबस्टिबिलिटी को बड़ी मतलब है कि इन डीप जाके इसको डिस्क्राइब किया गया है। वो मैं स्टैंडर्ड आपको सेंड भी कर दूंगा, उसको पढ़िएगा, आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी ये कंबस्टिबिलिटी की और फ्लेमेबिलिटी की, ठीक है ना। अब हमने चलो ठीक यहाँ है पे सर। जो हमारा यहाँ पे स्कोप है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट करना है कि क्लासिफाई करना है उनको, कि 93 डिग्री से नीचे जो भी केमिकल बर्न होता है वो फ्लेमेबल में आता है, उससे ऊपर जो होगा वो कम्बस्टेबल में आएगा, ठीक है ना। दिस इज द क्लासिफिकेशन, ठीक है, विच ओशा हैज सेट। बट ये है कि मतलब उसकी मजीद केमिकल डिटेल्स और फ्लैश पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और वो जो बाकी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ओशा नाफपा का जो है ना, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन है जो अमेरिका की, जो फायर सेफ्टी को डील करती है। बाय द वे, मैं खुद भी अभी निबोश लेवल 3 की जो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग है वो भी मतलब मैं करवा रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि उसमें फिर आपको थोड़ा डीप जाना पड़ता है उस स्टैंडर्ड को, जो उसका 30 स्टैंडर्ड है उसको जाके डिटेल से डिस्कस करना पड़ता है। मोटा मोटा आप इसको यहाँ पे इतना रखें, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई मौका आया तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल के साथ, क्योंकि उसमें फिर और टेक्निकल टर्म्स हैं जैसे फ्लैश पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी इग्निशन और ये वो उसकी सारी करेक्टरिस्टिक्स को मिला के फिर वो एक बस्ट की सिचुएशन क्रिएट होती है। तो उसको फिर मतलब हम थोड़ी टेक्निकल डिटेल्स को यहीं तक रहने देते हैं ताकि हम आगे भी इसको प्रोसीड कर सकें। सो जेंटलमैन, अब अगर हम बात कर लें कि इसमें हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। एक तो अपने वर्कर्स को ट्रेन करना लेबलिंग में, ठीक है ना, कि वो लेबल प्रॉपर तरीके से कर सके और लेबल को पढ़ने के भी काबिल हो, ठीक है। और इसके अलावा सेफ्टी डेटा शीट्स के जो 16 सेक्शंस हैं उनके अंदर वो ट्रेंड हो, उनको पता हो कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या रिक्वायर करती है। अब मसलन अगर उनको यही नहीं पता होगा कि फ्लेमेबल होता क्या है, ठीक है ना, तो वो फ्लेमेबल लिखा भी होगा वहाँ पे उनके सामने कंटेनर पे, तो वो उससे उसकी मतलब उनको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी फ्लेमेबिलिटी होती क्या है, ठीक है ना। हो सकता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर जाके उस केमिकल को रख दें तो वहाँ पे तो फिर वो बस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह हैजर्ड क्लासिफिकेशन अंडर दी जीएचएस प्रोवाइड स्पेसिफिक क्राइटेरिया टू एड्रेस हेल्थ एंड फिजिकल हैजर्ड एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ द केमिकल मिक्सचर्स। तो जो क्लासिफिकेशंस होती हैं वो जीएचएस के थ्रू होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो जीएचएस की क्लासिफिकेशन को इंश्योर करें, ठीक है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो केमिकल्स बनाते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वो जो लेबलिंग है उसको प्रॉपर तरीके से करें और सेफ्टी डेटा शीट की जो मतलब प्रोविजन है उसको इंश्योर करें। और एम्प्लॉयर जिनके पास मतलब ये केमिकल्स आते हैं, जैसे आप अगर अपनी किसी वर्क साइट के ऊपर हैं, आपके इंडस्ट्री के अंदर केमिकल्स आए हैं, तो बीइंग हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल ये आपके कंधों पे
ये जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको चेक करें कि वो प्रॉपर लेबलिंग है और करेक्ट है। नंबर टू, उनकी सेफ्टी डेटा शीट्स उनके साथ मौजूद है, क्योंकि जब आप देखें, जब आप किसी इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं ना, मतलब कोई इंसिडेंट हो गया, खासकर आपको पता है कि ये जो पेट्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्रीज हैं, वहाँ पे इस तरह के जहाँ पे फायर के इंसिडेंट होते हैं, वहाँ पे केमिकल्स का बहुत रोल होता है। इन केमिकल्स की वजह वजह से, इनके अनइंटेंशनल रिलीजेस की वजह से बहुत बड़े हादसात हो जाते हैं। तो फिर जब इसको हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट करते हैं, तो फिर हम उनकी सेफ्टी डेटा शीट से अंदाज़ा लगाते हैं कि इनके अंदर किस किस्म के हैजर्ड थे और किस किस्म का इन्वायरमेंट यहाँ पे इनको प्रोवाइड किया गया, जिसके बाद ये केमिकल हो सकता है सेल्फ रिएक्ट कर गया हो। मतलब अगर कोई ऐसा केमिकल है जिसको आपने प्रॉपर लेबल नहीं किया, वो है सेल्फ रिएक्टिव, लेकिन उसको आपने कैटेगराइज नहीं किया, उसकी लेबलिंग नहीं की, ठीक है ना, तो मतलब है कि वो उसको उस इन्वायरमेंट में जाके स्टोर कर दिया है अनट्रेन्ड बंदे ने, कि जिसमें वो उस टेम्परेचर पे जाके सेल्फ रिएक्टिव हो जाता है, आग पकड़ लेता है, ठीक है ना, अपने आप से रिएक्ट करके वो एक नई हैजर्डियस सिचुएशन क्रिएट कर देता है, और वो उसी बड़े हादसे का बाइस बन जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब इसको अंडरस्टैंड करना, लेबलिंग को और सेफ्टी डेटा शीट्स को प्रॉपर मतलब इंश्योर करना कि ये मौजूद हो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी अपनी वर्क साइट के ऊपर। जी, आगे चलते हैं। आगे हमारा लेसन नंबर 2 है, दैट इज मटेरियल हैंडलिंग। ठीक है जी। सो जेंटलमैन, बेसिकली मटेरियल हैंडलिंग भी एक बड़ी एक्टिविटी है जो हमारी वर्क ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर परफॉर्म हो रही होती है। चाहे वो कोई भी कॉन्टेक्स्ट हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कहीं पे छोटे पैमाने पर ये एक्टिविटी हो रही होती है और कहीं पे बहुत बड़े पैमाने पर ये हो रही होती है, लेकिन मटेरियल हैंडलिंग लाजमी हो रही होती है। मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कोई रॉ मटेरियल जो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मसलन जहाँ पे आपकी रिसीविंग होती है वहाँ तक आपको जो लोडिंग अनलोडिंग करनी पड़ती है, फिर कहीं पे आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर उसको लेके आते हैं, वहाँ पे भी लोडिंग अनलोडिंग होती है। एंड देन फिर वो आगे आपके जो मतलब स्टोरेज एरिया होता है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने तैयार कर ली है, उसको ज़ाहिर है स्टोर किया जाता है, फिर उसके बाद उसको डिलीवर किया जाता है ना कस्टमर और क्लाइंट तक। तो ये जो हैंडलिंग है, खासकर स्पेशली इसका जो फोकस, आपने अगर ज़्यादा इसकी सिविरिटी देखनी हो तो जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं ना, वहाँ पे आप जो देखें जितना भी ये मटेरियल होता है, उसकी हैंडलिंग किस तरीके से हो रही होती है। कहीं पे बेसिकली दो इसके मेथड होते हैं मटेरियल हैंडलिंग के, जो आगे हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। एक है मैनुअल हैंडलिंग और दूसरा है मैकेनाइज्ड हैंडलिंग, ठीक है ना। आगे हम फिर उनको मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे कि ये मैनुअल हैंडलिंग किस तरह डैमेज करती है, वर्कर्स की हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करती है, उनकी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करती है। और ये जो मैकेनाइज्ड हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल है, इसका फायदा भी है लेकिन इसके नुकसान भी हैं, उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली हमारा पर्पज़ है कि हम मोस्ट कॉमन हैजर्ड्स जो हैं वो हैंडलिंग के अंदर और उनकी स्टोरेज के अंदर उनको आइडेंटिफाई करेंगे, और उनकी प्रिवेंशन के जो मेथड्स हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। और इस तरह इन हैजर्ड्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या तरीकाकार आप इख्तियार कर सकते हैं, मतलब इनकी डिफरेंट किस्म की जो मतलब एक्टिविटीज़ होती हैं मटेरियल की हैंडलिंग की, उनके अंदर किस किस्म के हैजर्ड्स होते हैं और फिर उनकी प्रिवेंशन कैसे हम इंश्योर कर सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए बीइंग सेफ्टी प्रोफेशनल्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देखिए, ओशा ने ये जो बनाया ना सिलेबस, बहुत ही एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग सिलेबस है। ये जितने भी टॉपिक अभी तक हमने पढ़े हैं, अगर आप इसको थोड़ा डीप जाके देखें, तो ये जनरली आपको तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इनमें से कोई ना कोई एक्टिविटी आपको, बल्कि एक से ज्यादा एक्टिविटी होती हुई नजर आएगी। वर्किंग वॉकिंग वर्किंग वर्क स्पेस, आप किसी भी किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे आपको ये ज़रूर मिलेगी। और वहाँ पे जो अगर आप इनके हैजर्ड्स को अंडरस्टैंड कर गए हैं और उनकी प्रिवेंशन को अंडरस्टैंड कर गए हैं और ओशा स्टैंडर्ड के मुताबिक उनको आप प्रिवेंट करने के काबिल हो गए हैं, तो वो फिर इजीली आप उसको मिटिगेट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हैजर्ड को, ठीक है ना। इसी तरह ये मटेरियल हैंडलिंग को अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं, इनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं आपकी वर्क साइट के ऊपर, उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उनकी प्रिवेंशन के मेथड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, देन यू विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स बट आल्सो
make plans to mitigate those risks after having identification and risk assessments and having knowledge for the control measures. ठीक है. So material handling is basically efficient handling and storing of the material is essential in maintaining a safe and productive work sites. Proper material handling practice allow a continuous flow of the parts and assemblies. It also ensures that materials are available when they are needed. ठीक है ना. तो इनकी अहमियत से तो हम इनकार नहीं कर सकते, हमारी वर्क साइट के ऊपर ये एक्टिविटीज हो रही होती हैं. अगर हम इनकी टाइप्स की बात कर लें कि मतलब ये जैसे मैंने आपको ब्रीफ किया है शुरू में, ये दो बेसिक मेन टाइप्स की मटेरियल हैंडलिंग होती है. एक होती है मैनुअल, एक होती है मैकेनिकल, जिसको मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग कहते हैं. सो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग योर बॉडी टू कंप्लीट ए टास्क. मैनुअल तरीके से आप चीज़ों को पिकअप करके एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखते हैं. कैरिंग ए हैवी टूल, स्टैकिंग, बॉक्सिंग और अनपैकिंग मटेरियल रिक्वायर्ड मैनुअल हैंडलिंग. अमूमी तौर पे आपने देखा होगा वर्क साइट्स के ऊपर, खासकर हमारे जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, हमारे यहाँ तो ये मैनुअल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा होती है. मंडियों में चले जाएं, वहाँ पे मजदूर आपको कंधों के ऊपर गंदम की बोरियां उठा के शिफ्ट करते हुए नजर आएंगे. चाहे वो कहीं रेड़ा है मतलब उसके ऊपर रखना है, कोई रिक्शा है, कोई गाड़ी है, उसके ऊपर ट्रक पे लोड करना है, तो वो मैनुअल तरीके से उनकी हैंडलिंग कर रहे होते हैं. और दूसरा तरीका होता है जो मैकेनाइज्ड होता है. मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व्स यूजिंग ए मशीन टू कंप्लीट ए टास्क. इसमें किसी किस्म की ये जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है, क्रेन्स होती हैं, लिफ्टर्स होते हैं, ठीक है ना, और कोई मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं, कन्वेयर्स होती हैं. आपने एयरपोर्ट्स पे देखा होगा कि ये जो बैगेज होता है पैसेंजर्स का, वो एक और कन्वेयर के सर ऊपर मूव कर रहा होता है. जी. जी जी. सर आप बात कर रहे हैं ये गन्नों वगैरह की, तो वो तो कोई हार्मफुल चीज तो नहीं ना होती कि मतलब इसके लिए ज्यादा ये मटेरियल हैंडलिंग की जरूरत है? मटेरियल हैंडलिंग हार्मफुल चीज़ नहीं होती. आगे आप देखिएगा ना नहीं किसी मतलब हाउस होल्ड से ये ज्यादातर यूज होती है ना केमिकल्स वगैरह के लिए, जो कि हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, मतलब केमिकली कंपाउंड होते हैं जो। देखिए, मटेरियल हैंडलिंग से मुराद ये है कि चाहे वो केमिकल्स की मटेरियल हैंडलिंग है, चाहे वो सॉलिड आइटम्स की मटेरियल हैंडलिंग है, जिसमें मतलब कोई अप्रोप्रिएट हैजर्ड्स नहीं है, लेकिन उनके इटसेल्फ फिजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं. केमिकल के हैजर्ड जो होते हैं वो फिजिकल भी होते हैं और हेल्थ हैजर्ड भी होते हैं. लेकिन ये जो सॉलिड चीज़ें होती हैं, आपके फट्टे हैं, आपकी बोरियां हैं, आपके आम अल्फाज में आपको समझाता हूँ, आपके कार्टन हैं बड़े बड़े. अब इनकी हैंडलिंग जो होती है ना, ये भी, इनके अंदर भी हैजर्ड्स होते हैं. और जो मोस्ट कॉमन हैजर्ड्स आगे हम डिस्कस करना था वो मैंने पॉइंट, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ आपको कि ये जो MSDs आपने सुना होगा, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर. ये जो मसल्स की प्रॉब्लम होती है आपको, मतलब आपके जो बॉडी के शोल्डर के मसल्स होते हैं या बॉडी के मसल्स होते हैं, इनके अंदर डैमेजेस होते हैं ड्यू टू पिकिंग अप हैवी लोड्स. ठीक है ना. या आप ओवर स्ट्रेचिंग करते हैं, या आप जैसे मतलब किसी एक स्पेसिफिक पोस्चर के अंदर, स्टैटिक पोस्चर के अंदर ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं. तो ये डिफरेंट किस्म के हैजर्ड, यही तो हमने समझना है. कॉमन सेंस में अगर हम देखें तो बहुत कम नॉलेज होगा हमारे पास इन चीज़ों का. हमारे लिए तो आम, अगर एक एक हेल्थ एंड सेफ्टी का ट्रेन पर्सन नहीं है, एक सिंपल पर्सन है, वो तो कहेगा यार मैं तो 20 किलो की बोरी उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख लेता हूँ. तीसरा कहेगा यार मैं तो 40 किलो की बोरी उठा के मतलब वो उनके अंदर वो एक कंपटीशन का वो एक पैदा हो जाता है. बट जो टेक्निकली उनके अंदर किस किस्म के हैजर्ड होते हैं, अगर हैवी लिफ्टिंग आप करते हैं और रॉन्ग प्रैक्टिस के साथ आप करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं. इम्पैक्ट हमेशा, हेल्थ इम्पैक्ट जो होती है ना, वो दो तरह की होती है. एक होते हैं एक्यूट, एक होते हैं क्रोनिक. एक्यूट होते हैं जो फौरी तौर पे आपको इम्पैक्ट नजर आ जाता है. मसलन अगर आपको कट लग गया है बॉडी के ऊपर, खून निकल आएगा, ये एक्यूट होता है. क्रोनिक क्या होता है कि मसलन अगर आप एक केमिकल को इनहेल कर रहे हैं, उसकी थोड़ी थोड़ी मिकदार आप इनहेल कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, 6 महीने साल के बाद वो इतना एक्सपोजर हो जाता है कि आपके फेफड़े काम करना छोड़ देते हैं. ठीक है ना. या आप मतलब है कि एक शोर नॉइज की सिचुएशन में है, वो मतलब है कि पहला थोड़ा थोड़ा हियरिंग आपकी डैमेज होती है, आपको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, आहिस्ता 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 वो उसका क्रोनिक जो एक्सपोजर है
वो इतना बढ़ जाता है लॉन्ग टर्म में जाके कि आपकी परमानेंट हेयरिंग लॉस हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे हैजर्ड्स होते हैं जिनके इम्पैक्ट्स जो है वो एक्यूट होते हैं, मतलब फौरी तौर पे आपको पता चल जाते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसे होते हैं जिसके क्रोनिक होते हैं, वो लॉन्ग टर्म में जाके आपको उसके इम्पैक्ट नजर आते हैं। बट ये दोनों किस्म के जो है ना वो हैजर्ड्स, मतलब है कि कॉन्सिक्वेंसेस डेंजरस होते हैं, क्रोनिक भी और एक्यूट भी, दोनों से बचना चाहिए। तो मटेरियल हैंडलिंग चाहे आप मैकेनाइज्ड तरीके से करें चाहे आप मैनुअल तरीके से करें, दोनों में अपने अपने हैजर्ड मौजूद हैं। आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मैनुअल हैंडलिंग में किस किस्म के मतलब है कि प्रॉब्लम्स या हैजर्ड जो हैं वो हमें किस तरह फेस करने पड़ते हैं। मतलब अगर आप लिफ्टिंग लार्ज हैवी आइटम्स, बड़ी बड़ी मतलब है कि आइटम्स को आप लिफ्ट कर रहे हैं, चाहे आप मैनुअली कर रहे हैं, चाहे आप किसी लिफ्टर के जरिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी क्रेन के जरिए कर रहे हैं, चाहे आप किसी एरियल लिफ्ट जो बड़ी बड़ी होती हैं उनके जरिए कर रहे हैं, तो वो क्या होता है कि उनका जो वॉल्यूम है इतना ज्यादा होता है, वो इतनी लार्ज होती हैं, वो मतलब मूव करते करते हवा तेज हो गई, ठीक है, या वो किसी बिल्डिंग की किसी साइड से जा टकराई, तो उससे मतलब है कि वो फॉल करने का अंदेशा होता है। इसी तरह जो अनबैलेंस्ड लोड होते हैं, ठीक है ना, लिफ्ट्स के अंदर आपने स्काई टावर टाइप बड़े बड़े मतलब देखे होंगे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, बड़े सिटीज के अंदर। तो इस्लामाबाद में तो आपको बेशुमार बिल्डिंग नजर आएंगी इस तरह की, इस तरह आप दुबई शुबई में देखें या और इस तरह कराची में देखें, लाहौर में देखें, तो मतलब है कि उनमें जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो वहाँ पे बड़ी बड़ी एरियल लिफ्ट्स लगी होती हैं, ठीक है ना। अब वो किस मकसद के लिए होती हैं कि वो अगर आपने 20th फ्लोर पे मटेरियल लेके जाना है, तो आप क्या आप मजदूर इतने लगा सकते हैं कि वो सीढ़ियों के जरिए मतलब वहाँ पे वो मटेरियल लेके जाएं जो अगली ऊपर वाली फ्लोर के ऊपर इस्तेमाल होना है? नहीं, मुमकिन नहीं होता इस तरह। इसके लिए फिर वो एरियल लिफ्ट्स यूज होती हैं जो कि नीचे से मटेरियल को उठाती हैं ऊपर पहुंचाती हैं, ठीक है ना। तो उसमें फिर डिफरेंट किस्म के हैजर्ड्स होते हैं, जैसे अनबैलेंस लोड हो गया, ओवरलोडेड अगर मशीनरी है आपकी, अगर कोई फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स है, मतलब अगर आपने मटेरियल को सही तरीके से टाई नहीं किया, बांधा नहीं है किसी केज के अंदर, उसको फिक्स नहीं किया, तो वो गिर सकता है। इम्प्रॉपर स्टैकिंग मटेरियल, अब देखें ना, अगर आपने सीमेंट की बोरियां जो हैं काफ़ी सारी 500 बोरी या 100 बोरी आपने उठा के 20वें फ्लोर पे लेके जानी है, तो वो कैसे लेके जाएंगे आप? मतलब कोई उसके आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है कि वो जो एरियल लिफ्ट साइड पे आपने देखा होगा, बड़ी जो बिल्डिंग्स होती हैं, ये जो बड़े बड़े अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होती हैं, उनके साइड के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी एरियल लिफ्ट्स लगी होती हैं, उनके थ्रू वो मटेरियल उठा के ऊपर पहुंचाया जाता है। तो अगर उनको स्टैकिंग प्रॉपर नहीं की, उससे मतलब खतरा होता है कि वो गिर सकते हैं नीचे। और इस तरह इक्विपमेंट अगर आपका फॉल्टी है, मतलब आपकी वो जो लिफ्टिंग इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं आप, एरियल लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई फॉल्ट है, उसके मतलब है कि ऑपरेटर ट्रेंड नहीं है, या मतलब उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हुई। आपको याद होगा कि बहुत साल पहले मक्का में एक इसी तरह की जो एरियल लिफ्ट थी, जो मतलब वो गिरी थी और उसकी वजह से काफ़ी वहाँ पे डेथ्स हुई थी, और बड़ी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई थी और बड़ी बड़ी कंपनियां उससे ब्लैकलिस्ट हो गई थी, ठीक है ना। इसी तरह बेंडिंग ट्विस्टिंग और टर्निंग, मतलब आप जब मैनुअल हैंडलिंग कर रहे होते हैं, आप बेंड करते हैं किसी चीज़ को उठाने के लिए, आपको पता होना चाहिए कि ओशा कहती है कि आप जब मतलब झुकते हैं ना अपनी वेस्ट के ऊपर, अपनी कमर के ऊपर जब झुकते हैं ना, उसकी सिचुएशन आपको वैसे, मैं जैसे आप नमाज के लिए मतलब है कि एक तो सजदा करते हैं ना, एक आप मतलब है कि आप झुकते हैं, मतलब अभी आप सजदा नहीं आपने किया, अपने घुटनों के ऊपर झुकते हैं जब, तो उस वक्त क्या होता है कि आपकी बॉडी का वेट जो है ना 11 टाइम्स, 11 गुना ज्यादा होके आपके घुटनों के ऊपर पड़ रहा होता है उस पोजीशन के अंदर, ठीक है ना, जिसको हम बेंडिंग कहते हैं। अगर आप बेंड किए हैं ज्यादा देर, अगर आप घुटनों पे बेंड किए रखें, तो आपका जितना वेट है ना, मसलन फर्ज करें आपका 70 kg वेट है, 70 को मल्टीप्लाई करें भाई 11 के साथ, ठीक है ना, तो उतना वेट, उतने गुना वेट आपकी टांगों के ऊपर पड़ रहा होता है जब आप बेंड पोजीशन में होते हैं। और ये
मतलब बाकायदा रिसर्च्ड मतलब है कि चीज़ है, और ये ओशा के अंदर मौजूद है कि 11 टाइम्स ज़्यादा वेट आपके घुटनों पे पड़ रहा होता है, इसलिए बेंडिंग ज़्यादा देर आप ना करें, ठीक है ना। ट्विस्टिंग करते हैं, ट्विस्ट मतलब अपनी बॉडी को दाएं बाएं घुमाते हैं या टर्न करते हैं, उससे आपके मसल्स जो हैं वो बॉडी के फट सकते हैं, उनके अंदर जख्म हो सकते हैं, उससे भी आपकी जो है वो मतलब है कि डिजीजेस कॉज हो जाती हैं। इस तरह ये MSTs जो होती हैं, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं अपनी वर्क साइट्स के अंदर। कभी आपने देखें हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि रिपोर्टिंग नहीं होती, इसलिए आपको शायद ये लग रहा होगा कि यार इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें तो फेस ही नहीं करनी पड़ती, ये तो गोरों की कोई बनाई हुई चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी अगर आप जाएं ना डॉक्टरों के पास, और जब लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं उनको, तो आप हैरान होंगे अगर लोगों की यहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग हो, प्रॉपर रिपोर्टिंग का सिस्टम हो, तो मेरा ख्याल है कोई भी बंदा तंदुरुस्त ना हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ रिपोर्टिंग का कोई सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ डायग्नोसिस का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, तो इसलिए फिर लोग इग्नोर कर देते हैं, कमर दर्द हो रहा है, खैर है यार छोड़ दो, मालिश करवा लेंगे ठीक हो जाएंगे। ये नहीं देखते कि यार ये इसकी कॉज क्या है, इसके पीछे इसकी हिस्ट्री क्या है, क्यों ये क्रोनिक हुई, इसकी ये कैसे मतलब है कि ये हो सकता है आप किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जहाँ पे बार बार आपको अपनी कमर के बल झुकना पड़ता हो, कोई काम आप ऐसा कर रहे हो, ठीक है, या कोई आप वजन ऐसा उठाते हो जो कि आपकी मतलब ओशा का स्टैंडर्ड है वो ये कहती है कि मैक्सिमम 20 kg वेट जो है आपको मैनुअली हैंडलिंग करनी चाहिए। वैसे कोई स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन जनरली वो कहते हैं अगर मतलब है कि 20 20 kg से ज़्यादा वेट आप उठाएं तो आपके लिए डेंजरस होता है, ठीक है ना, वो आपके मसल्स को प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैनुअली जो हैंडलिंग होती है मटेरियल की उसको डिस्करेज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो जो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट होते हैं इनका यूज़ किया जाता है। हैवी लिफ्टिंग है, इसी तरह आप पुलिंग करते हैं, पुशिंग करते हैं, कैरिंग करते हैं, या इवन स्टोरेज करते हैं आप जब मटेरियल को स्टोर के अंदर, वहाँ पे इटसेल्फ वहाँ पे उनके अपने हैजर्ड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह अगर आपकी स्टोरेज के अंदर बैड हाउसकीपिंग है, मतलब अगर चीज़ें इन ऑर्डर नहीं है, जैसे आपने ये ग्रोसरी स्टोर्स के अंदर देखा होगा कि वहाँ पे मतलब स्टैकिंग की जाती है मुख्तलिफ मटीरियल्स की, और अगर वहाँ पे मतलब है कि जो जहाँ पे स्पेस में आपने मूव अराउंड करना है जिसको हम वर्किंग सरफेस कहते हैं या वॉकिंग सरफेस कहते हैं, वो स्पेस प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या फिर वो स्टैकिंग रॉन्ग हुई हुई है, ठीक है। स्टैकिंग के भी अपने स्टैंडर्ड मौजूद हैं कि मतलब 4 फीट से ज़्यादा अगर आप फट्टों को स्टैक करें तो फिर 2 इंच उनको जो 4 फुट से ऊपर आप स्टैक करेंगे उनको 2 इंच पीछे हटाएं उनसे, और हर 4 फुट के बाद 2 इंच पीछे हटाते जाएं। मतलब ये ओशा की सेफ्टी प्रैक्टिसेस हैं जो कि मतलब एक रिसर्च के बाद ओशा ने डिस्क्राइब की हुई हैं, और पहले तो आइडेंटिफाई की हुई हैं कि ये वाले इश्यूज इस मटेरियल हैंडलिंग की वजह से आपको हो सकते हैं। स्टैकिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, पुलिंग पुशिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, आपकी अर्गोनॉमिकली आपको इश्यूज हो सकते हैं, आपके मसल्स प्रॉब्लम कर सकते हैं, लोडिंग अनलोडिंग में मतलब प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह अनगार्डेड ओपनिंग्स हैं। अनगार्डेड ओपनिंग्स क्या होती हैं कि मतलब कोई जैसे मतलब है कि कोई ग्राउंड के ऊपर कोई खड्डा है, उसके ऊपर कोई मतलब ऊपर कोई ढक्कन होना चाहिए था उसके ऊपर, लेकिन वो ओपनिंग आपने अनगार्डेड छोड़ दी, गाड़ियां गिर जाती है अक्सर, मतलब है कि बंदे भी गिर जाते हैं, गटर्स के अंदर गिर जाते हैं, है ना। फोकलिफ्ट और अदर इंडस्ट्रियल ट्रक्स जो होते हैं इनसे भी हैजर्ड क्रिएट होते हैं कैरिंग और मतलब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। रिगिंग इक्विपमेंट क्या होता है जी, एनीबॉडी हैव आइडिया? आप में से किसी को पता है कि ये रिगिंग इक्विपमेंट क्या होता है? थोड़ा सा मैं आपको जगाऊं ना अगर सो गए हैं तो। जी यस सर, मुहम्मद हसन, इक्विपमेंट का पता है। जी प्लीज बताएं। जी सर, वो जब भी कोई लिफ्टिंग वगैरह होती है ना, तो एक बंदा होता है जिसे रिगर कहते हैं। वो बेल्ट्स शेकल्स होते हैं जिनके जरिए कोई भी वो लोड बांधता है। इसके अलावा जब वो लोड बांधेगा, वो बेल्ट वो रस्से वो उसके अंदर वो एक छोटी सी जो है ना सॉफ्टनर रखेगा, वो भी एक बेल्ट का ही छोटा सा टुकड़ा होता है, ताकि अगर कोई लोड शार्प है, कोई तेज धार उसकी निकली हुई है, तो वो डायरेक्टली बेल्ट को डैमेज ना कर ले। इसके अलावा एक
टैग लाइन होती है कि जिससे वो जो है ना लोड जब मूव करता है ऊपर, क्रेन उसे उठाती है, तो वो इधर उधर इरेगुलर मूवमेंट होती है, तो वो जब टनों के हिसाब से वेट ऊपर निकलेगा, और उसको कंट्रोल करने के लिए कोई टैग लाइन ना हो तो वो गिर सकता है या डैमेज कर सकता है। तो एक बंदा उसको रस्सी से वो एक साइड से बांधते हैं, ताकि जब वो क्रेन आके मूव कर रही होती है, लोड को उठाकर, सॉरी क्रेन तो नहीं मूव कर रही होती है, उसका बूम मूव कर रहा होता है, तो वो एक बंदा उस रस्सी को पकड़ कर खड़ा होता है, ताकि लोड ज्यादा मूव इधर उधर इरेगुलर हाँ, मूवमेंट उसकी ना हो। इरेगुलर तो ये अनबैलेंस मूवमेंट ना हो, बिल्कुल ठीक, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, वंडरफुल। रिगिंग इक्विपमेंट जितना भी लोड कैरिंग के लिए आप ये स्लिंग्स यूज करते हैं, रोप्स यूज करते हैं, या मतलब चेन्स यूज करते हैं, या मतलब जो केजीज होते हैं, ठीक है ना, ये जितना भी मटेरियल होता है जो एयर के अंदर हवा में आपने लटका के चीजों को आगे पीछे मूव करना है, अगर आम अल्फाज में बात करें, तो वो सारा रिगिंग इक्विपमेंट में आता है। और रिगिंग इक्विपमेंट की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, क्योंकि इनकी प्रॉपर इंस्पेक्शंस होती हैं, इनकी वियर एंड टियर को इंस्पेक्ट किया जाता है, और इनके स्टैंडर्ड्स होते हैं बाकायदा, कि मतलब कितने वेट तक आप किस किस्म का रिगिंग इक्विपमेंट यूज करेंगे, ठीक है। जो मतलब ये बेल्ट्स वगैरह टाइप होते हैं, मतलब कि जो रिगिंग इक्विपमेंट वगैरह जो होता है, हाँ, मतलब जो हैंडलिंग के अंदर काम आता है, एक जगह से उठा के हाँ दूसरी। बिल्कुल। अब देख ना, एक तो है क्रेन, क्रेन के साथ वो जो जी जी। मतलब है चेन लटक रही होती है, जिस या वो केज जिसके जी अंदर जी सर, समझ आ मटेरियल गया। रखा जाता है, ठीक है ना, वो मतलब है कि अंदर इसके नीचे बार वगैरह लगा होता है, जिससे हम मतलब वो चीजें लोड करके दूसरी जगह रखते हैं। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह आप देखें, अगर आप इसको और मजीद अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो आप ऑयल एंड गैस के अंदर ये रिगिंग बहुत ज्यादा रिगर्स यूज होते हैं वहां पे। रिग्स उनको कहते ही रिग्स हैं, वो बड़े ऊंचे ऊंचे मतलब रिग्स होते हैं, जो कि बड़ी पावर के साथ जमीन में मतलब उनको धसाया जाता है, प्रेशर के साथ उनको छोड़ा जाता है ऊपर से, और वो नीचे जमीन के अंदर जो है ना वो सुराख करते चले जाते हैं, ड्रिलिंग करते चले जाते हैं। वो रिगर्स ही होते हैं ना, जो कि उसको ऊपर उठा के ले जाते हैं, फिर उसको नीचे ग्राउंड पे लाते हैं, और फिर नीचे ग्राउंड पे जाके उसको ड्रिल किया जाता है, और वो ड्रिल नीचे चली जाती है और जमीन के अंदर सुराख होता जाता है, और फिर वो जहां तक गहराई तक जाता है, फिर उसी रिगर के जरिए ही उसको वापस मतलब उठा के बाहर निकाला जाता है ना। तो वो अगर ये जो रिगिंग इक्विपमेंट है, अगर ये वीक हो, तो इससे फिर बड़े डेंजरस किस्म के एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है जी। अगर प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम मटीरियल्स हैंडलिंग, उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि अर्गोनॉमिकली जो मतलब गुड प्रैक्टिसेस है उनका यूज़ करें। मतलब आप, जैसे मैंने आपको बताया कि 20 kg से ज़्यादा वेट मैनुअली हैंडल ना करें। अगर मैनुअली हैंडल करना भी है, तो उसकी एक स्पेसिफिक टेक्निक है कि आप मतलब है घुटनों के बल झुकें, कमर के बल ना झुकें। कमर के बल अगर आप झुकेंगे, तो 11 टाइम्स ज्यादा वेट आपकी बॉडी के ऊपर पड़ेगा। जितना आपका वेट है ना, उसको मल्टीप्लाई बाय 11 करेंगे, तो वो उतना वेट आपकी मतलब वेस्ट के नीचे वाला जो पोर्शन है, लेग्स का जो पोर्शन है, इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए आप सर ये उसको। जिम्स वगैरह जाते हैं, जी। मैंने जिम कहा ये जो जाते हैं, जिम्स वगैरह जाते हाँ बिल्कुल, जिम्स जो जाते हैं उनके बिल्कुल प्रॉब्लम आती है ना उनको, वेस्ट की प्रॉब्लम। अगर वो ज्यादा मतलब इस तरह झुकते हैं अपनी वेस्ट के ऊपर बहुत ज्यादा, तो उनको फिर एंड पे आके प्रॉब्लम्स भी आती हैं। मैंने आपको बताया ना कि कुछ इम्पैक्ट होते हैं जो एक्यूट होते हैं, जो फौरी तौर पे आपको पता चल जाते हैं, मतलब उनका कोई कॉन्सिक्वेंस आपको फौरन पता लगता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्रोनिक होते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, मतलब हो सकता है 20-25 साल की उम्र में आपको ना पता चले, लेकिन जब आप 40-45 में पहुंचे, तो आपसे उठा ही ना जाए। ठीक है ना, तो मतलब है कि ये डिपेंड करता है कि सिविरिटी कितनी है, लेकिन ये वाली प्रैक्टिसेस जो है, ये डैमेज जरूर करती हैं आपको। मतलब जाहिर है, ये जो मटेरियल हम पढ़ते हैं, ये रिसर्च बेस्ड होता है ना, इसमें मतलब है कि इस तरह के एक्सीडेंट्स कॉज होते हैं, जिसकी वजह से फिर इसको एक बैड प्रैक्टिस में काउंट किया जाता है ना। तो मटेरियल हैंडलिंग में अब सेफ अर्गोनॉमिक पोस्चर जो है उनका यूज़ करें। मतलब अगर फर्ज करें मैनुअल हैंडलिंग आपने करनी है, तो घुटनों के बल मतलब है कि आप वो क्या कहते हैं कि आप अपने जो है ना घुटनों के ऊपर बैंड हो, वेस्ट के ऊपर बैंड ना हो, घुटनों के ऊपर बैंड ना हो, और अपने दोनों हाथों से कैरी करें अपने वेट को,
और उसको अपनी मतलब है कि घुटनों के ऊपर ही आप उसको उठाएं ऊपर। आ गया आ गया। ठीक है ना। तो घुटनों पे उसको जब ऊपर उठाएंगे ना तो आप उसको अपनी बैली के साथ फिक्स कर लें। ये डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स हैं। जब आप मैं आपको डिटेल जो है वो नोट्स भेजूंगा ना तो उसके अंदर ये सारी पिक्चर्स के साथ डिस्क्राइब की हुई है। आप यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि ये चीज़ें मटेरियल हैंडलिंग के दौरान में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। इसी तरह स्टोरेज में भी मतलब इश्यूज आते हैं, और स्टोरेज के दौरान में भी आप सेफ प्रैक्टिसेस को मतलब है कि इंश्योर करें। मटेरियल हैंडलिंग में फायर सेफ्टी का भी एक फैक्टर होता है कि बाज़ औक़ात मतलब कोई जैसे फ्लेमेबल लिक्विड्स हैं उनको आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं किसी लिफ्टर के ऊपर, किसी क्रेन के ऊपर, किसी लिफ्ट के ऊपर, किसी और इस तरह मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट के ऊपर, या मैनुअल हैंडलिंग कर रहे हैं। अगर वो मतलब फ्लेमेबल हैं, ठीक है, और गिर गए हैं, गिरने से वो आग लग सकती है, वहाँ पे फायर सेफ्टी का हैजर्ड क्रिएट होता है। तो फायर सेफ्टी को मैनेज करने के लिए भी आपके पास फायर प्रिवेंशन का प्लान अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, चाहे कोई आपकी मैन्युफैक्चरिंग साइट है। तो मतलब है कि ये सारे अरेंजमेंट्स आपको वहाँ पे इंश्योर करने होते हैं। ठीक है जी। स्टैकिंग प्रॉपर करें, जिसको कहते हैं ना तह लगाना। स्टैकिंग होती है तह लगाना, ठीक है ना। तो आप मिसाल के तौर पे आप देखें, आप अगर कपड़े इस्त्री करके रख रहे हैं, अगर स्टैकिंग कर रहे हैं आप, स्टैकिंग करते जाएं एक स्पेसिफिक हाइट के ऊपर जाके वो स्टैकिंग गिर जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि उसकी एक लिमिट है, वो एक हद तक वो सस्टेन करती है बर्डन को, उसके बाद वो गिर जाते हैं। तो वो स्टैंडर्ड्स ये कहते हैं, उषा कहती है कि वो स्टैकिंग 4 फीट तक आप कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 फीट की हाइट तक। उसके बाद ऊपर जो भी आप स्टैकिंग करें उसमें जो भी मटेरियल आप स्टैक कर रहे हैं उसको मतलब 2 इंच पीछे हटाएं। मतलब 2 इंच उससे पीछे, मतलब अगर आप फट्टे रख रहे हैं, तह लगा रहे हैं उसकी ऊपर नीचे, और 4 फीट तक तो आप एक मतलब सीक्वेंस के साथ उनको रख सकते हैं। ठीक है, स्टैकिंग उनकी कर सकते हैं। लेकिन जब 4 फीट उनकी हाइट हो जाएगी ना, तो फिर ऊपर जो वाला फटा आप रखेंगे ना उसको 2 इंच पीछे हटा के रखें उससे। स्टैकिंग का ये मतलब ओशा इसी तरह फिर हर फिट के ऊपर जब जाएंगे आप 2 इंच पीछे जाते जाएंगे। ठीक है ना। तो वो स्टैकिंग जो है वो स्टेबल स्टैकिंग होगी। और 10 फीट से ऊपर स्टैकिंग जो है वो डेंजरस होती है। ठीक है ना। ये भी ओशा कहती है। अब देखें, हमने ये नहीं देखना कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमने ये देखना कि ओशा क्या कहती है। ठीक है ना। क्योंकि ओशा के जो स्टैंडर्ड्स हैं या ओशा की ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये मतलब सेफ वर्क प्रैक्टिसेस को इंश्योर करती हैं। हमारे यहाँ अगर कोई 50 फीट की स्टैकिंग कर रहा है तो लोग कहते हैं यार हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी बड़ी स्टैकिंग हुई होती है तो कुछ भी नहीं होता। नहीं होता है, उसी उसी से तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, उसी वजह से हादसा होते हैं। उन्हीं चीज़ों को इंश्योर करना तो हेल्थ एंड सेफ्टी के लोगों का काम होता है। ठीक है, जहाँ पे कोई रॉन्ग प्रैक्टिस देखें, अगेंस्ट दी कोई स्टैंडर्ड चीज़ देखें, उसको करेक्ट करें, अपने एम्प्लॉयर को मोटिवेट करें, उसको कन्विंस करें कि सर ये दिस कुड बी अ डेंजरस सिचुएशन। अगर ज़रूरी नहीं है कि हादसा हो, हमें अप्रोच अपनी रखनी है प्रोएक्टिव। दो किस्म की सेफ्टी होती है ना, एक रिएक्टिव होती है, एक प्रोएक्टिव होती है। हमारे मुल्क में, हमारे जैसे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर रिएक्टिव अप्रोच है। हम हादसे का इंतजार करते हैं, लोगों के मरने का इंतजार करते हैं, बड़े बड़े लॉसेस का इंतजार करते हैं, फिर हमें थोड़ी होश आती है और फिर जाके हम चीज़ें करेक्ट करने की तरफ जाते हैं। जबकि वेस्ट के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रिवेंशन की अप्रोच है कि यार आप अगर कहीं पे कोई रॉन्ग प्रैक्टिस देखें तो उसको करेक्ट करें। उससे पहले आपको गुड प्रैक्टिस का नॉलेज होना चाहिए, और ये गुड प्रैक्टिसेस आपको यही ट्रेनिंग सिखाती है ना। अभी आपको पता चल रहा है कि यार अर्गोनॉमिक्स भी कोई इशू होता है, स्टोरेज में कौन से मसले मसाइल आ सकते हैं, हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग किस मेथड्स के साथ होती है, हैजर्ड कम्युनिकेशन जो है वो मतलब है कि कौन से स्टैंडर्ड के तहत होती है, और किस तरह उन केमिकल्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो ये नॉलेज होने के बाद ही आप चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं ना। सो जेंटलमैन, 40 मिनट्स अप, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ब्रेक तकरीबन 5 से 7 मिनट की, और इंशाल्लाह ताला दोबारा ज्वाइन करते हैं। यहीं से हम अपनी जो है गुफ्तगू जारी रखेंगे आगे भी।
हमारा थर्ड लेसन भी है, उसको भी इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे, बस ये थोड़ा सा रह गया। एंड देन फिर थर्ड जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और फिर आज की हम क्लास एंड करेंगे। सो मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ जी, ठीक है।